हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्केन में लेक्चर 4 सेशन 4 में पहुंच गए, सेशन 3 कंप्लीट करने के बाद। और देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या इसका जेडीजी सेक्शन है ना, क्या क्या हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं, उस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और वन बाय वन उसको फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की। तो यहाँ पर अगर हम जेडीजी सेक्शन की बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्केन्स फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड और कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एंड देन क्वेश्चंस ऑन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड देन विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एज साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, and then formation of alkane from LH lithium aluminum hydride, SBH sodium borohydride and tributyl tin hydride, right bete? And then after we'll discuss alkane from carboxylic acid, soda lime decarboxylation, and then mechanism of soda lime process or soda lime decarboxylation, and we'll discuss role of calcium oxide in soda lime process. Then after we'll discuss inversion or flipping of carbonyl and stereochemistry of soda lime process, and then questions on soda lime process. तो देखो ये है आपका झलक दिखला जा सेक्शन, जेडीजी सेक्शन। तो बहुत तगड़ी और बहुत मस्त और जबरदस्त चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, है ना। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट विल बी अल्केन फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। तो कोलबेज से हम लोग किस तरह से अल्केन बनाएंगे, इसका क्या क्या मैकेनिज्म होगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो देखिए क्या है, कोलबेज की बात करें अगर बेटा, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की बात करें तो देखो यहां पर क्या, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये पानी है, मीन्स एक्वस हो गया, सोडियम और यहां पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो आप ये ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट एनोड। तो अगर आप इसका क्या करा दो बेटे, इस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीन्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, तो आपको जो एनोड पर क्या आपका कहां पर, एनोड पर जो आपको अल्केन मिलेगा वो इवन नंबर का मिलेगा। लाइक यहां पर अगर आप देख रहे हो CH3 है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो यहां पर जो CO माइनस दिख रहा है तो CO2 में निकल गया बाहर CO2, ठीक। अब ये जो बचा इसका डाइमर बनाओ हमेशा, तो CH3 देखो ये, और डाइमर बनाओगे तो किसी भी चीज को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, हमेशा इवन ही आएगा। सो विल गेट हियर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस और NaOH गैस बाहर, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आपको मिलेगा। द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। क्या क्या पाथ आपके पास, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये 2Na प्लस यहाँ से निकल जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटेट आयन आपके पास यहाँ पर है, राइट। देन इसके बाद क्या होगा, जब हम एनोड की बात करेंगे बेटा, तो एनोड पर आप जरा बात को समझिएगा, हालांकि मैं इसके भी डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ, बट फिर भी स्टिल देखो इसको ऐसे समझो, CH3 डबल बॉन्ड O और O माइनस है बेटे, राइट, O माइनस है, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आया होगा तभी इसके पास माइनस है बेटे। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। देखो तो 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे ही तो होगा कि नहीं होगा बेटे, देखो जरा साहब। तो यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7, क्योंकि 7 क्यों दिख रहा है, ये तो कार्बन के इधर वाला है, 7 इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अब सुनो, अब अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो बेटा बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या, इस पर जरा बात को समझना, फिर आगे फटाफट तेजी से बात को करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पर माइनस था, तो क्या उस पर प्लस आ जाएगा बेटे, और यहाँ पर बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे थे, तो कितने बचेंगे अब बोलो, 1 2 3 4 5, 5 ही तो बचेंगे, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज, मीन्स विल गेट क्या, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, और O पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और बाकी के 2 आपको पेयर, कुछ इस तरह का। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। और जैसे ये बनता है बेटे, जैसे ये बनता है ना, तो ये फिर यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, तो क्या बचता है यहाँ पर CH3 रेडिकल बच जाता है,
और प्लस यहाँ से CO2 निकल जाता है। अब अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 2 2 और 2, फिर ये CH3 रेडिकल आपस में मिलकर देखो आपका इथेन गैस बना देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? और भी तगड़े से समझेंगे तो ये देखो आपका जो बना बेटा क्या, ये आपका एसीटेट आयन है, दिस इज एसीटेट फ्री रेडिकल, दिस इज एसीटेट फ्री रेडिकल एंड दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन देके आपका इथेन बना देते हैं। अब कैथोड पर क्या होता है बेटा, कैथोड पर जो वाटर होता है, वाटर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, OH माइनस में कन्वर्ट होगा और H रेडिकल बनाएगा, और फिर H रेडिकल आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस देंगे। बात समझ रहे हो बेटे? तो इस तरह से ये आपका कैथोड का रिएक्शन। तो कैथोड पर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, एनोड पर आपको क्या मिल रहा है, CO2 गैस मिल रही है, और आपका इथेन गैस मिल रही है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, व्हाई? यहीं से समझ लो। मीथेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था बेटा, एक सॉल्ट ऑफ एसिड। मीथेन के लिए क्या चाहिए आपको, देखो भाई, पहला जो एसिड का मेंबर हो सकता है वो फॉर्मिक एसिड हो सकता है, सेकेंड जो एसिड का मेंबर हो सकता है वो आपका एसिटिक एसिड हो सकता है, इसका जो सॉल्ट हो सकता है वो HCOO माइनस Na+ हो सकता है, इसका जो सॉल्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, CH3CO माइनस Na+ हो सकता है। बेटा मिनिमम यही हो सकता है। अब अगर आप इसका कराओगे तो बेटा बताओ, ये तो CO2 में निकल जाता है और यहाँ से H मिल के H2 बना देगा, यहाँ पर आपको कोई भी एल्केन नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब आप सेकेंड नंबर पे जाओगे तो यहाँ से ये CO2 निकाल देगा बेटे। तो बताओ यहाँ से CH3 आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, C2H6 बना देंगे, है ना, और प्लस यहाँ से CO2 निकल जाएगा, जैसे यहाँ से CO2 निकला। बेटे बात समझ लो, ओवरऑल रिएक्शन के बाद अगर आप देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे है। तो अब ये बताओ बेटा, क्या पहले मेंबर में नहीं मिला, दूसरे मेंबर में नहीं मिल रहा है, तो बेटा बताओ, जब मीथेन तो मिल ही नहीं रहा आपको, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, सिंपल। और बात ये आती है, चूंकि डाइमर बन रहा है तो मीथेन में तो ऑड नंबर का है, ये भी आप समझ सकते हो, मीथेन में तो ऑड नंबर का है बेटे, ऑड नंबर का है, ऑड नंबर का कार्बन है, तो एक कार्बन है यहाँ पर, ऑड नंबर तो बनता ही नहीं है हमेशा, और यहाँ पर डाइमर बनता है, और डाइमर बनता है तो बेटा कम से कम अगर डाइमर बनेगा तो दो कार्बन से तो C2H6 ही बन सकता है ना। और अगर आप पहला मेंबर ले लोगे फॉर्मिक एसिड तो इसका जो एक कार्बन है वो भी निपट जाएगा CO2 के फॉर्म में, फिर ये डाइमर फॉर्म बनाएगा, H2 बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, ये तो कुछ बात समझे होंगे आप, और बढ़िया से तगड़े से आपको समझाएंगे इस चीज़ को, जरा देखिए आगे क्या है। ये तो NCERT की लाइनें थी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब आते हैं विक्की सर की लाइन क्या है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जैसे कि आपने RCONA लिया। अब देखो बेटा, आपके पास ये सेल है, सेल में देखो ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अब इसका आप क्या कराओगे बेटे, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है, राइट। और इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे या इसको हाई टेम्परेचर पे लेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा बेटा, इसका डाइमर बन जाता है। देखो डाइमर बना दिया इसने, RR बना दिया, प्लस ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा, देखो CO2 निकल गया, और प्लस यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती। तो एनोड पर अल्केन और CO2 बना, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, है ना। अब कैथोड पर कैसे हाइड्रोजन गैस बनती है इसकी बात करेंगे, डिटेल मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब जरा समझिएगा, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से बेटे, है ना, गौर फरमाइएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। हम सारी चीज़ आपको अब डिटेल में समझाने जा रहे हैं। एक्चुअली में देखो बेटा, ये वाला पार्ट आपका एनोड है, दिस इज एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है ये आपका एनोड है, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है बेटे, आप समझिए कैसे कैसे होगा। और एनोड पर हमेशा बेटे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। और रिडक्शन बेटा किसके होता है, विच हैज दैट स्पीसीज विच हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर ERP इज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा बेटे उसी का रिडक्शन होता है। अभी हमें पता कैसे चलेगा तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किसका नहीं है, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। अब जरा यहाँ पर सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है जरा देखा जाए तो देखो ये है आपका, और दूसरा यहाँ पर पानी भी है। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो RCO माइनस है और Na प्लस है, राइट बेटे। और दूसरा यहाँ पर पानी है। अब दूसरा क्या है, पानी है यहाँ पर, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जरा गौर फरमाइएगा। तो एनोड पर क्या क्या हो सकता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर पोलैरिटी पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव आयन जा सकता है, यानी RCO माइनस जा सकता है। और बेटा पानी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पानी का ऑक्सीडेशन भी होता है और पानी का रिडक्शन भी होता है। कैथोड पर कौन हो सकता है, कैथोड पर जिसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आपका Na+ है, और पानी कहीं भी हो सकता है,
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में था आपके पास क्या क्या था, ये चीज़ें थी, RCO माइनस Na प्लस पानी। अब ये निगेटिव है तो निगेटिव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी ये देखो RCO माइनस यहाँ जा सकता है एनोड के पास, या फिर पानी जा सकता है एनोड के पास, ठीक। चूंकि माइनस है तो प्लस के पास जाएगा, एनोड पर जाके इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। दूसरा, अब ये कैटायन है Na प्लस, तो Na प्लस कहाँ जा सकता है बेटे, देखो Na प्लस, या दूसरा क्या बेटे पानी, ये दोनों कहाँ पे जा सकते हैं, कैथोड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर Na प्लस और H2O का रिडक्शन हो सकता है क्योंकि कैथोड पर है, और RCO माइनस और पानी का ऑक्सीडेशन हो सकता है चूंकि एनोड पर है। चलिए अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात को समझते हैं तगड़े से, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा। अब देखिए होता क्या बेटा, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, वाटर एंड जिंक, ठीक है। अब जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी हमेशा नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर वाले से ज़्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। ओके, पानी का जैसे कि मैंने बताया रिडक्शन भी हो सकता है, पानी का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। सो रिडक्शन ऑफ वाटर इज 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2OH माइनस, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब हमने बताया था कि भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, CH3CO- या पानी का हो सकता है। कैथोड पर रिडक्शन हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, Na+ या फिर पानी का हो सकता है। अब हमें सिलेक्शन करना है कि भैया इनमें से एक्चुअली में किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, राइट। चलिए इस बात को भी हम समझते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्या, अच्छा अब ऑक्सीडेशन की बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल। So reduction of that species takes place which has more reduction potential, ERP, या oxidation of that species takes place which has more EOP, more oxidation potential। अगर हम बात करें यहाँ पर रिडक्शन की, चलो रिडक्शन की बात करें अगर हम, तो बेटा आप देखो यहाँ पर आपके पास Na है और वाटर है, सोडियम और पानी है, और पानी नीचे है, इट मीन्स इट हैज मोर ERP देन सोडियम, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है। इट मीन्स कि इन दोनों में अगर हम बात करें कि किसका बेटा रिडक्शन होने वाला है, तो इन दोनों में किसका रिडक्शन होने वाला है, Na+ का नहीं होने वाला है बेटे, किसका होने वाला है, पानी का होने वाला है, सोडियम का नहीं होगा। अब अगर इन दोनों की बात करें तो बेटा इन दोनों में जो आपका एसिटेट आयन होता है इसका मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मोर EOP, इसलिए यहाँ पर CH3CO- का ऑक्सीडेशन हो जाता है और पानी का रिडक्शन हो जाता है। और जब पानी का रिडक्शन हो रहा है तो आपको दिस यू हैव टू फॉलो दिस रिएक्शन, तो ये आपको रिडक्शन का रिएक्शन फॉलो करना है, और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपको किसका फॉलो करना है, CH3CO- का, ठीक है। यानी कि कैथोड पर अगर आप रिएक्शन की बात करो तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ पानी होगा, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस गिव्स H2 गैस, तो कैथोड पर आप H2 गैस मिलेगा + 2OH-, और OH- मिलेगा, यानी सोल्यूशन का pH इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बढ़ेगा, सो pH ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज, वेरी नाइस। अब एनोड पर बात करें हम, तो एनोड पर कौन जाने वाला है बेटे, आपका CH3COO-। अब इसी के साथ जो कांड हो सकते हैं वो कांड यहाँ पर होने वाले हैं, तो इसका मैकेनिज्म आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एनोड पर इसका रिएक्शन होगा। बेटे बताओ यहाँ तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया तरीके से देखो मैंने इस चीज़। अच्छा अब याद कैसे रखो, देखो ये MN और ZN है, दिस इज मंजन, और मंजन आप करते हो तो किसका यूज़ करते हो, पानी, तो मंजन के बीच में क्या है, पानी, जब आप मंजन करते हो टूथब्रश करते हो तो पानी का यूज़ करते हो ना, तो मंजन के बीच में क्या होगा, पानी, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए ओके, हालांकि ये सीरीज का मैंने बना रखा है ट्रिक, आप देख लेना पूरा कंप्लीट, ये तो मैंने पूरा नहीं लिखा है बट जितना जरूरत था उतना मैंने लिखा है यहाँ पर, बट आप उसका पूरा भी आप देख सकते हो, मैंने बना रखा है। चलिए आगे बात करें आप, सो एनोड की बात कर ले, आप एनोड की बात कर ले, देखो डिटेल मैकेनिज्म देखिए। एनोड पर बेटा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनायन को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जरा तगड़े से बात को समझिएगा, अब जरा देखिए गौर फरमाइएगा जनाब, अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको कि ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, और माइनस से आ जाए मतलब एक एक्स्ट्रा और आया होगा इस तरह से। अब अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे बेटा माइनस था, अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे -1 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये गायब हो जाएगा ये वाला, तो कितना बच जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और देखो बेटा ये तो पेयर में है, तो इसका मतलब ये आपका एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, बात समझ रहे हो, ये एक फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहानी समझ में आ जाती है एकदम क्लियर, क्योंकि ये प्लस था और चूंकि इलेक्ट्रॉन सॉरी इस पर माइनस था बेटे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पर, देखो ये माइनस था ना, यहाँ पर ये माइनस था,
देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी था और इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर कम हो जाएगा, दिस वन है ना, इसको इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, ये कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 4 और एक 5 बचेंगे। क्लियर समझ रहे हो? तो ये अब इसको आप ऐसे लिख लो सिंपल, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, ये फिर रेडिकल वाले को दिखा दो। अच्छा अब इसी को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, समझिएगा बात को जनाब, ठीक है ओके। या सिंगल चलो पहले सिंगल चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये बना आपका, अब इसके बाद देखिए क्या होगा जनाब, जैसे ये बना आपका इसके बाद क्या होने वाला है जरा देखिए, होमोलाइसिस होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, होमोलाइसिस कराओगे तो आपको आर रेडिकल मिल जाएगा और प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, मतलब ये कुछ ये CO2 नहीं बन जाएगा। तो CO2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकली थी और OH माइनस आया था, OH माइनस आया था तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मतलब pH बढ़ा, बेसिक सोल्यूशन हो रहा था। चलिए ये आया, ठीक है। जैसे अब इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, मतलब ये देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, देखो 2 बन गया, 2 रेडिकल से यहाँ पर है, फिर यहाँ से निकाल दिया तो CO2 निकला, देखो ये है और ये है, इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 2 आर रेडिकल हो गए, 2 CO2 हो गए, बेटा CO2 बाहर निकल चुका है। अब ये आर रेडिकल आपस में मिलके RR बना देंगे, अल्केन बना देंगे। बताओ बेटा कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर आपको अल्केन मिल गया और क्या मिल गया, CO2 मिल गया। मुझे लगता है प्रॉपर मैकेनिज्म आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। जरा देखिए आगे, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या, कैथोड, निगेटिव टर्मिनल। कैथोड में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। सम पीपल थिंक्स दैट Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, बट Na विल नेवर रिड्यूस बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लेस। अभी आपने देखा था सीरीज में कि सोडियम ऊपर था, पानी नीचे था, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम है, इसलिए इसका रिडक्शन नहीं होगा। इन सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर, सो वाटर विल रिड्यूस। देखो इसका रिएक्शन 2H2 गिव्स 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H माइनस प्लस H2 गैस। दिखा दिया यहाँ पर, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो भी इलेक्ट्रॉन आपको मिले हैं बेटा, ये कैथोड पर, ये एनोड था पॉजिटिव टर्मिनल और ये एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला और कैथोड पर गया, तो जो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले वो कैथोड पर जाएंगे वो, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, पानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जरा देखिए आप चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था ना एनोड से, देखो ये यही 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ये कैथोड पर जाएंगे पानी के साथ और कुछ ये रिएक्शन कराएंगे। विथ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, सो pH ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज, सोल्यूशन बिकम्स व्हाट, बेसिक। तो अगर आप इस रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 2 पानी मिल रहा है, एक H2 मिल रहा है, देखिएगा 2 पानी का रिएक्शन हो रहा है, सॉरी 2 पानी के मॉलिक्यूल्स और एक H2 है। देखिए RR कितना बन रहा है, RR देखो 1 RR बन रहा है, CO2 कितना बन रहा है, 2 CO2 बन रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि CO2 कितना है तो आप देखोगे 2 है, RR कितना है तो आप बोलोगे 1 है, और आप बोलोगे H2 कितना है तो H2 आपका 1 है। तो इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है, इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है। जरा देखिए कैसे, ये हो गया, देखिए RR CO2 H2, तो एक RR 2 CO2 एक H2, उनका रेशियो क्या होगा, अल्केन CO2 और H2 का रेशियो क्या होगा, 1:2:1। लीजिए जनाब, ये लीजिए, चलिए पान करते हैं। तो आप मस्त तरीके से एंजॉय करते चले जाएं, मस्त तरीके से एंजॉय करते चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। मैकेनिज्म को ध्यान रखना है, सिंपल, जो आपका RCOO माइनस होगा, मैं फटाफट देख लो, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाएगा कुछ इस तरह से, R रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा। अब इसके 2 की बात कर लें तो 2 ले लो, ये 2 2 2, तो ये आपस में कंबाइन होकर RR बना देंगे, तो RR एक CO2 2, और जब पानी का रिएक्शन लिखा था तो हमने क्या लिखा था, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2OH माइनस प्लस H2, H2 कितना है 1। ये आपका कैथोड का रिएक्शन हो गया, ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया, फास्ट हो गया, बात समझ में आ गई। अब इस मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं बेटे। तो बात कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस ऑन कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस, हम बात कर सकते हैं किसकी बेटे, क्वेश्चंस ऑन कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। देखें गौर फरमाएं, अगर हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दिस है ना, ये देखो एसिटिक एसिड है ना, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो क्या होने वाला है, देखते बताना। क्या यहाँ से CO2 निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स, यस 2 मॉलिक्यूल्स ले लो ऐसे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकल गया, देखो निकल गया।
ये दोनों आपस में क्या डाइमराइज हो जाएंगे, देखो कंबाइन हो जाएंगे, तो देखो CH3 बन जाएगा। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया। कैथोड पर वही है क्या, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ध्यान रखो, मैं कहता ना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, 2H माइनस प्लस H2, और ये H2 आपका कैथोड पर निकल जाएगा। सो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट हाउ मेनी गैसेस आर रिलीज, कौन कौन सी गैसेस, तो एक आपका इथेन होगा, एक CO2 होगा, एक H2 होगा, तो 3 तरह की गैसेस रिलीज होंगी। नेम द एसिड विच ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स सेम एज एनोड एंड कैथोड। ऐसा एसिड जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें, ऐसा एसिड का सॉल्ट जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें और हमको एनोड और कैथोड पर कोई कॉमन गैस मिल जाए, वो कौन सा एसिड हो सकता है भैया, एक ही एसिड हो सकता है। देखो जरा कैसे, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट अगर ले लें, है ना, तो ये देखो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेंगे तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स ले जा रहा, देखो यहाँ से, तो बेटा 2CO2 निकल गया, देखो यहाँ से 2CO2, देखते जाइए। अब ये देखो यहाँ पर यही तो डाइमराइज होता था, आर था तो आर हो जाता था, अब ऐसे तो एच हो जाएगा, तो एनोड पर आपको 2CO2 और H2 मिल जाएगा, और कैथोड पर तो वही रिएक्शन है, ये H2 मिलेगा। कैथोड का कौन सा रिएक्शन के थ्रू मिलेगा, वही सेम रिएक्शन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा समझ रहे हो ना कि ये पानी का रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो अब बताओ बेटा, यहाँ भी एनोड पर भी H2 दे रहा है, ये कैथोड पर भी H2 दे रहा है, मीन्स दिस इज फॉर्मिक एसिड। सो एट एनोड हाइड्रोजन, एट कैथोड हाइड्रोजन, और जो कि सेम है, सेम गैस प्रोड्यूस हुई है। सो दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड, और उसका सॉल्ट होगा सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने से हमें कुछ ये चीज़ें मिल सकती हैं। देखो कितनी बढ़िया चीज़ आ गई, देखिए आगे देखें आप। अब इसकी बात कर लें, तो अब देखो सीधे भाई, आपको पता है ना कि जहाँ पर CO था वहाँ से वो निकल जाता है, उसके बाद फ्री रेडिकल बनता है, याद है ना, ऐसे बार बार बता रहा हूँ। देखो जरा जनाब ध्यान से देखें आप, यहाँ तक आए थे, फिर ऐसे टूटा था कि नहीं टूटा था बताओ, तो ये CO2 निकल जा रहा था और ये डाइमर हो रहा था, तो देखो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल ऐसे बन जा रहा था। अब चूंकि यहाँ पर 2 हैं तो अभी समझ लेंगे, ये CO2 ऐसे निकल जा रहा था, राइट, देखो एक रेडिकल बन जा रहा था, तो इसको अगर हम हटाएं यहाँ से तो क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से समझिएगा। CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये क्या, ये मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे तुरंत, ये बन गया। देखो तो एनोड पर आपको ये देखो साइक्लोहेक्सिन CO2 और कैथोड पर H2। कैथोड पर H2 कैसे मिला पता है ना आपको, सिमिलरली इसका करें, अगर हम इसका करें देखो तो अगर हम इसका करें, CO2 निकल गया और देखो ये रेडिकल है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या ऐसा बना देगा, देखो इस तरह से 2 सामने आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, और ये इस तरह से आपस में कंबाइन हो जाएगा, ये बना देगा। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और बन जा रही है बेटा, और प्लस CO2 तो बनेगा ही बनेगा, देखो CO2 निकल गया, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये रिएक्शन ये। अब यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट और बन रहा है, बाई प्रोडक्ट ईस्टर, देख रहे हो, ईस्टर एक साइड प्रोडक्ट और बन जा रहा है। अच्छा चलो पहले इसका बनाना सिखा दें आपको कैसे बनेगा। तो जैसे ये देखा आपने, अब आपको क्या करना है, साइड प्रोडक्ट पता है कैसे बनाना है इसका। साइड प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो आप यही वाला एसिड ले लो, ऐसे ये ले लिया आपने, ये C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और O, इतना सोडियम को हटा लो। उसके बाद इधर जो CO के साथ लगा हुआ है ये वाला, ये ग्रुप यहाँ जोड़ दो ऐसे, लाइक दिस। हमेशा साइड प्रोडक्ट होगा, हमेशा ऐसे साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा, हमेशा ऐसे आपका साइड प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ रहे हो बेटे, लाइक दिस। जैसे कि जरा इसका देखें, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, CO2 निकाल लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, CO2 निकाल लिया। अब यहाँ से नहीं, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, CO2 को जस्ट बगल वाला है यहाँ पे होता है, यहाँ से टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। तो इसको कंबाइन करेंगे अगर आप ऐसे, तो ये देखो CH2 है, और इसके सामने फिर ऐसे ही आ जाएगा CH2, और ऐसे कंबाइन हो जाएगा, देखो तो 2 CH2 बीच में आ जाएंगे, देखो आगे। अब इसका अगर हमें ईस्टर प्रोडक्ट बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, सेम ले लो आप CH2 और देखो C डबल बॉन्ड O या CO ही लिख लो यहाँ पर, और उसके बाद फिर इधर वाला जितना है CO के इधर जितना है क्या है, CH2 है, और फिर आपके पास ये है, लाइक दिस विल बी साइड प्रोडक्ट ईस्टर, दिस विल बी साइड प्रोडक्ट ईस्टर। अभी कैसे बनेगा अभी आपको दिखाते हैं, साइड प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो भी आपको दिखाते हैं। पहले प्रोडक्ट बनाओ फटाफट, आप साइड प्रोडक्ट बना लो फटाफट तेजी से, जरा देखो कैसे। यहाँ से थोड़ा इसको डाइवर किया तो 4 कार्बन बन गए। अब इसका क्या बनेगा, देखो ईस्टर कैसे बनेगा, ईस्टर यहाँ पर लिखूँ, देखो क्या बनेगा, CH3, ये CH3 है बेटा, ठीक है, CH3 CH2 COO सीधे जोड़ दो यहाँ पर। अब ये CH2 CH3 यहाँ लगा देते हैं, CH2 CH3, दिस इज ईस्टर, और बाकी CO2 और H2। इसकी बात करें यहाँ से तो CO2 निकाल दिया, ईस्टर बना, ईस्टर बताओ। अच्छा ये क्या, इसका डायमर बना लो, तो PH CH2 CH2 PH, PH CH2 CH2 PH, समझ रहे हो ना। ईस्टर क्या बनेगा, जल्दी से बनाए, PH CH2 COO, और इसके इधर वाला ये जो पार्ट इधर जोड़ लो, तो CH2 PH, दिस इज ईस्टर, CO2 प्लस H2। सिमिलरली इसका बना लोगे बेटा, यहाँ से थोड़ा इसको, इसका डायमर फॉर्म बनाए तो बीच में 2 CH2 आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक CH2 है ना, डायमर बनेंगे तो यहाँ 2 CH2 आ जाएंगे, CO2 निकल जाएगा, इसका ईस्टर बना लेना आप। कहानी समझ में आपको अच्छे से तगड़े से आ रही होगी बेटे, कहानी आपको अच्छे से तगड़े से समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर लें, देखो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ से ये निकला तो यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ से ये निकला तो यहाँ एक फ्री रेडिकल है, ये है। अब यहाँ पर रेजोनेंस हो जा रहा है, तो भैया रेजोनेंस हो जा रहा है तो रेजोनेंस कराओगे, इसको तो हेमोलाइसिस कराओगे यहाँ से, ऐसे देखो, तो देखो ये बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कुछ ये, तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो ये देखिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, डबल सिंगल डबल,
दैट विल बी मोर स्टेबल। अब यहाँ से इसको निकाला, यहाँ से इसको निकाला, तो देखो यहाँ पर एक यहाँ पे तोड़ा ना ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे तोड़ा यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। वाह क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। अब आप ईस्टर बन रहा था तो आप सोच रहे हो कि सर ईस्टर ये बन कैसे जा रहा है, आपने तो तरीका तो समझा दिया सर, हम रिएक्शन तो लिख लेंगे, बट ये फील नहीं आया सर, मज़ा नहीं आई। ये आप ये बताइए कि साइड प्रोडक्ट ईस्टर बनेगा तो कैसे बनेगा। चलिए तो आपको फील दिलाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एज साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरा बताओ, सारी चीज़ें बहुत डिटेल, बहुत तगड़े से जा रही कि नहीं जा रही, ये है एल्केन, ये है हाइड्रोकार्बन, और बहुत तगड़े से, बहुत मस्त तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं बेटे। जरा देखिएगा और गौर फरमाइए क्या होगा इसमें। जरा देखिए, अगर हम ये एग्जाम्पल लें, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस, समझिएगा। अगर हम ये एग्जाम्पल लें तो हमें पता है बेटा कि ये Na+ तो बाहर हुआ। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर माइनस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा बाहर, यहाँ एक बचेगा, बाकी के सब पता है आपको कौन कौन सा क्या है। इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुछ। उसके बाद फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, सॉरी होमोलाइसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर CO2 निकल जाएगा और कुछ इस तरह से, तो एक ये बन गया आपका। अच्छा, मालिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे भाई। पहला मालिक्यूल गया, उसने यहाँ तक बना लिया, फिर एक दूसरा मालिक्यूल इसका होगा, वो यहाँ तक जाएगा, तो आपको क्या आएगा कि यहाँ भी ये भी मिलेगा, ये भी कहीं बन रहा होगा साथ में, और साथ में ये भी बन चुका होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि आप एक ही मालिक्यूल नहीं, हमने जैसे कि बार बार बताया आपको कि बेटा रिएक्शन हमेशा मोल वाइज होती है, मालिक्यूल वाइज नहीं होती है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अगर 1 मोल भी ले लो आप, तो 6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके सिस्टम के अंदर। चलो ये रिएक्शन एक मालिक्यूल, पहले मालिक्यूल ने सपोज ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, आपको ये और ये मिल गया। अब दूसरा मालिक्यूल भी तो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो पहले तो ये मिलेगा ना, और ये आपको पहले मिल चुका है पहले मालिक्यूल के थ्रू, दूसरे मालिक्यूल के थ्रू ये मिल रहा है, फिर आगे जाके ये भी दे सकता है। बट अगर हम देखें तो आपको पॉसिबिलिटी बेटा सोल्यूशन इसके होने की भी होगी, और जब यहाँ से यहाँ तक बन रहा होगा तो पॉसिबिलिटी इसके होने की भी तो होगी ना, यहाँ तक ये वाला पार्ट। इस सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी आपको, देखो एक तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस दूसरा पार्टिकल यहाँ तक जब पहुँचेगा, यहाँ तक ये वाला पार्ट, यहाँ तक ये देखो ना, यहाँ तक प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, देखो ये सिंपल, तो यहाँ तक भी तो आप पहुँचे ना। ये दो चीज़ें हैं बेटा। तो एक तो ये अपना क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा, बना लो। अगर ये अपना डाइमर बना लेगा, कॉम्बिनेशन कर लेगा, तो बेटा सिंपल ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला फ्री रेडिकल और ये इलेक्ट्रोड ये यहाँ भी जाकर तो अटैक कर सकता है ना, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। तो बेटा दूसरा साइड में कुछ ये भी तो बना सकता है ना, देखो ये सिडल बॉन्ड O और ये O और यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो बेटा ये तो ईस्टर है। तो ईस्टर साइड प्रोडक्ट आपका ऐसे बनता है बेटे, ईस्टर साइड प्रोडक्ट आपका ऐसे बनता है, समझ रहे हो ना। अब बोलोगे, अब आपका माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि सर ये रिएक्शन चलेगी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो सर यहाँ तो यही बचेगा, ये तो खत्म हो चुका होगा। तो अगर एक मालिक्यूल ले रहे हो ठीक है, यहाँ तक या चला गया, बेटा जब दूसरा मालिक्यूल ले रहे हो तो रिएक्शन भी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब तक आपको ये तो बन चुका है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा होगा, फील करो। तो यहाँ तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे आप यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ बन चुका है। तो बेटा ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसका रेडिकल कंबाइन होकर ये बना सकता है कि नहीं बना सकता है। फिर और पार्टिकल लेंगे, या फिर वही रिएक्शन, फिर दूसरी रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, तो ये भी मिल जाएगा, तो इसके भी कई सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे, और ये अगर दोनों मिल गए आपस में तो ईस्टर बना लेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई कि साइड प्रोडक्ट ईस्टर आपका बनता कैसे है। सो टू पॉसिबिलिटीज अकर्स, देखो ये इसका कॉम्बिनेशन हो जाए, ये देखिए। एट द सेम टाइम व्हेन कॉम्बिनेशन गोइंग ऑन, वन मोर रिएक्टेंट ऑल्सो, देखो ना, वन मोर रिएक्शन ऑल्सो अकर्स, प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एट साइड प्रोडक्ट ईस्टर। देखो ये भी था, ये भी था, यहाँ से CO2 रिलीज होने से पहले ही ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर नॉट रिलीज CH2, यहाँ पर रिलीज CO2 करके जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो ये बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, ईस्टर ऑलरेडी भी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड साइड प्रोडक्ट। और बताओ ईस्टर कैसे बन जा रहा है इसमें साइड प्रोडक्ट। तो इसका क्वेश्चन बड़ा तगड़ा बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भैया ईस्टर का यहाँ पर क्या रोल है। तो बेटा ईस्टर का कुछ ये रोल है, इस तरह से ईस्टर बन सकता है। तो अगर ये चीज़ कभी भी आपके सामने आए, पूछी जाए बेटे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर दिक्कत होनी चाहिए जरा सी भी। आप तुरंत बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसका एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। नहीं दे पाओगे क्या बेटे, दे पाओगे ना। अच्छा जब बात करें आगे हम फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम LAH, SBH एंड ट्राइब्यूटल एनहाइड्राइड, मुझे लगता है इसको हमने पहले लेक्चर्स में भी आपको बता रखा है। LAH का पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, SBH की डिटेल वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सारे पढ़े हुए हैं। और मैंने इसमें हाइड्रोकार्बन अल्केन में भी आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में ये बता रखा है कि LAH से भी हम अल्केन बना सकते हैं, SBH से भी अल्केन बना सकते हैं, ट्राइब्यूटल एनहाइड्राइड से भी हम अल्केन बना सकते हैं। देख लो एक बार फटाफट, हालांकि बता चुका हूँ मैं आपको, फिर भी अब एक बार जरूर देखें। तो कुछ इस तरह से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जरा देखिए कैसे। अगर हम बात करें यहाँ पर SBH और LAH की, तो 1 डिग्री अगर LAH आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 1 डिग्री RX को अल्केन में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री RX को ये अल्केन में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री RX में ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, बीटा एलिमिनेशन अल्कीन बनाता है, और SN2 के थ्रू जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री में।
SBH की बात करें तो बेटा 1 डिग्री RX के साथ रिएक्शन नहीं करता है, 2 डिग्री RX के साथ SBH SN1 के थ्रू अल्केन बनाता है, 3 डिग्री के साथ भी अल्केन बनाता है SN1 के थ्रू। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप रिएक्शन देख लो फटाफट इसकी। तो जैसे देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री की अगर SBH की बात करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर LH की बात करें तो SN2 के थ्रू हो जाएगा, तो ये हाइड्राइड आयन देगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर पार्शियल प्लस डेवलप होगा और यहाँ पे H अटैक कर जाएगा, H माइनस है यहाँ पर प्लस, देखो ना, अरे भाई सिंपल भाई, ये पार्शियल माइनस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है ना, LH क्या देगा, H माइनस देगा, तो यहाँ पे H माइनस अटैक कर जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, तो देखो CH3 CH2 और H आएगा तो ये बन जाएगा। अगर हम बात करें LH की 2 डिग्री के लिए, तो 2 डिग्री के साथ LH अल्केन बनाता है SN2 के थ्रू, और 2 डिग्री के साथ SBH अल्केन बनाता है SN1 के थ्रू, दोनों हाइड्राइड आयन का सोर्स है, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस पे H माइनस अटैक कर देगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बट ये SN2 के थ्रू और ये SN1 के थ्रू, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक CH2 हो जाएगा, CH3 CH H CH3, तो CH3 CH2 यहाँ पे हो गया। अब अगर बात करें हम SBH की 3 डिग्री में बेटे, तो SN1 के थ्रू जाएगा और ये Cl निकलेगा, यहाँ H लग जाएगा। बट अगर हम LH की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन देगा, तो ये निकलेगा और कहीं से बीटा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये अल्फा है बेटा, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो Cl माइनस निकला, यहाँ प्लस है, H प्लस निकला, यहाँ माइनस है, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, देखो इधर या इधर कहीं बना लो, ये बन गया। तो 1 डिग्री नहीं करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री करेगा, अल्केन बनाएगा। LH 1 डिग्री भी करेगा, 2 डिग्री भी करेगा, 3 डिग्री में एलिमिनेशन देगा। तो LH तीनों के साथ करता है, बट SBH 2 के साथ करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ। बोलो बेटे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? अरे बोलें जनाब, कुछ तो बोलें आप। और ज़रा देखें, अल्किन फ्रॉम RX, अगर हम RX अल्काइल हैलाइड ले लें, उसका जिंक HCl कर दें या जिंक अल्कोहल कर दें या जिंक एसिटिक एसिड कर दें, तो बेटा RH बना देता है। ये भी मैं बता चुका हूँ, बस जस्ट कुछ सेकंड्स में देखें। Zn क्या करेगा बेटा, Zn 2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब पास उसके बाद फिर देखो Zn का काम हुआ, अब RX आया। RX क्या हुआ, ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे बेटे, 1 प्लस पहले से था, तो 1 प्लस 1 माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपका R माइनस बन जाएगा। देखो बन गया, R माइनस बन गया बेटे। अब एसिड है इसके पास, यहाँ से भी H प्लस मिल सकता है, अल्कोहल से भी H प्लस मिल सकता है, यहाँ से भी H प्लस मिल सकता है। अब यहाँ से देखो R माइनस H प्लस ले लेगा, RH बना देगा। ये लीजिए जनाब। तो कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? एकदम क्लियर तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। और देखें आप आगे, और देखें आप, हाँ ये बता चुका देखो, है ना। RX है, रिडक्शन किया, RH बनाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री 2 डिग्री को RH में कन्वर्ट कर देगा, और अगर 3 डिग्री है तो अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। देखो 3 डिग्री है अल्कीन, 1 डिग्री है अल्केन। NaBH4 डज नॉट रिएक्ट विथ 1 डिग्री, बता चुका हूँ। NaBH4 कन्वर्ट्स 2 डिग्री 3 डिग्री RX इनटू करिस्पॉन्डिंग अल्केन। 1 डिग्री के साथ नहीं करेगा, 2 डिग्री के साथ यहाँ Br हटेगा, H लग जाएगा, ये Br हटेगा, H लग जाएगा। बताया अभी आपको जस्ट। ट्राईब्यूटाइल हाइड्राइड की बात करें या ट्राईफिनाइल हाइड्राइड की बात करें, ट्राईफिनाइल हो गया, ये ब्यूटाइल भी हो सकता था, PH3SNH, ये है ना, या इसको टर्सरी ब्यूटाइल होल थ्राइज एसिड, मतलब बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इस तरह के। देखिए तो ये जो रिएजेंट है बेटे आपका, ये सभी तरह के अल्काइल हैलाइड को करिस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट करता है, सभी को। जैसे कि देखो SBH की जब हम बात कर रहे थे, जरा समझिएगा, बहुत तगड़ी चीज़ है। SBH की बात कर रहे थे तो बेटा ये 1 डिग्री RX को कन्वर्ट नहीं कर रहा था, ये 2 डिग्री RX और ये 3 डिग्री RX को अल्केन में कन्वर्ट कर रहा था, अल्केन में। जरा कंपेयर कर लें। जब हमने LH की बात की तो बेटा ये 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX। 1 डिग्री 2 डिग्री को ये अल्केन में कन्वर्ट कर रहा था और 3 डिग्री को ये अल्कीन में कन्वर्ट कर रहा था। ट्राईब्यूटाइल हाइड्राइड की बात कर लें या ट्राईफिनाइल हाइड्राइड की बात कर लें अगर हम, तो बेटा ये 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, चाहे 3 डिग्री, कोई सा भी हो, इन सब को ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। कहानी समझ रहे हो बेटा? ये इस तरह से इसका गेम है, समझिए। कितनी मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, एकदम बढ़िया बढ़िया तगड़ी मस्त चीज़ें आपके सामने हैं बेटे। कहानी क्लियर हो रही है ना? कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटे? अरे कुछ तो बोलें जनाब, कुछ तो बोलें आप। कमेंट जरूर किया करो बेटा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है बेटे, है ना। और आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। और इससे एक टीचर को ठीक लगता है ना। जैसे सिंपल सी बात एक चीज़ बताओ बेटा, जब ऑफलाइन क्लास में टीचर पढ़ाता है, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो टीचर बोलते ना समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलते ना यस सर समझ में आ गया, है ना। मज़े करते हो ना बेटा इस तरह से। तो अगर यही सब चीज़ें, अब चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है नहीं बेटे आपके साथ, तो कमेंट में तो एटलीस्ट बता सकते हो ना, मैं पढ़ लूँगा, मुझे वही फीलिंग ले लूँगा जो ऑफलाइन में लेता हूँ।
आपके साथ भी, समझ लो। तो कुछ इस तरह से बेटे हम लोग आगे चीज़ों को कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। चलिए अब आगे बात करें, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें। सो नेक्स्ट सेक्शन इज व्हाट, अल्कीन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर इसको हम सोडा लाइम प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे क्या क्या होगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। उन सब चीज़ों को हम बहुत तगड़े से बेटे यहाँ पर समझने वाले हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह भी क्या है वो सब भी बहुत तगड़े से समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा सोडा लाइम प्रोसेस। देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, सॉल्ट लेंगे उसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम बेसिकली क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। तो हम सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम मिक्सचर के साथ हीट करें अगर, दिस गिव्स अल्केन्स containing one carbon atom less than that of carboxylic acid। इसके पास देख लो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो जहां पर CO है उसको हटाओ वहां से। तो देखो एक कार्बन तो बाई CO, ये एक कार्बन देखो यहां से, अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा यहां से ये Na2CO3 बन जा रहा है। अगर आप इतना ध्यान से देखें तो देखिए यहां से Na2CO3 बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। और इसका एक हाइड्रोजन यहां पर जाके इसका क्या बना दे रहा है, CH4 बना दे रहा है। सिंपल तरीका समझ में आ रहा होगा। तो बताओ बेटा 2 कार्बन का था ये, और 2 कार्बन से ये 1 कार्बन का बन जा रहा है। सो 1 कार्बन लेस का अल्केन बनता है यहां पर। ओके, पढ़ते हैं अब दोबारा तरीके से और अच्छे से आप समझिए इस बात को। Sodium salt of carboxylic acids on heating with soda lime mixture of sodium hydroxide and calcium oxide gives alkanes containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation. तो यहां से देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस एसिड से क्या यहां से CO2 बाहर जा रहा है और Na तो बाहर जा ही रहा है, उसके साथ फिर मिलके फिर ये आपका Na2CO3 बना दे रहा है। राइट बेटे, चलिए तो ये बात हमें समझ में आती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर बोला एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 निकल रहा है, CO2 फिर Na के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना रहा है। ओके, वही चीज़ है देखिए। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्स्ट ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडा लाइम मिक्सचर। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्स्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब आप इससे कराओ सोडा लाइम से, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से कराओ, तो पहले आपका क्या बनेगा, RCOO माइनस Na+ बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। When these sodium salts are allowed to react with soda lime at high temperature, इसके बाद फिर ये सोडा लाइम से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, then they gives alkanes containing 1 carbon less than the carbon atom in original carboxylic acid। बात समझ रहे होगे आप। This reaction is known as decarboxylation reaction because carbon dioxide is released from carboxylic acid during this process। कैसे कैसे का होगा अभी समझेंगे सब चीज़ें, ठीक है। आप स्टेटमेंट देख लें पहले। ये देखिए एसिटिक एसिड था, पहले सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट बना दिया इसने, देखिए तो एसिटिक एसिड था, सोडियम इथेनोएट बन गया। फिर ये सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप देखो इस केस में फिर क्या होगा कि ये देखो यहाँ से Na2CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके CH4 बना दिया। फिर से देखो अगर हम प्रोपियोनोइक एसिड की बात करें तो बेटा सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके पहले सोडियम सॉल्ट बनाएगा, देखिए बना दिया, सोडियम प्रोपियोनोइक बना दिया। इसके बाद ये सोडियम सॉल्ट देखो यहाँ से, देखो ये कहानी समझ रहे हो बेटे। तो ये जो CH3CH2 है, CH3CH3 बना देगा, देखो तो एक कार्बन का कम बनाया कि नहीं बनाया, देखो ये बनाया, और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा, इथेन बन गया यहाँ पर। चलिए ये बात सब समझ में आती है। अब इनके प्रोसेस को, मैकेनिज्म को बढ़िया तरीके से समझना होगा हमको। तो ये तो था कि भैया क्या NCERT में कैसे कैसे क्या लिखा है वो दिखाया मैंने आपको। अब आते हैं और देखते हैं बढ़िया से तगड़े से कि क्या मैकेनिज्म में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को समझेंगे बेटे हम लोग। तो अब हम जो बात करेंगे बेटे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस एंड दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे। देखते जाएं ध्यान से तगड़े से। सिंपल तरीका क्या है कि हम RCOH लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, सोडा लाइम मिक्सचर के साथ उसको हीट करेंगे, अल्केन बनेगा, राइट। और देखो यहाँ से एक कार्बन कम हो जा रहा है तो यहाँ से RH बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, फिर इसके साथ रिएक्ट करके RH बनाएगा।
कुछ इस तरह से मैकेनिज्म पे जरा गौर फरमाइए। देखिए बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये NaOH है, ये एसिड है और ये बेस है, तो अभी सब वैसे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, अभी देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है। तो यहाँ से एसिड से H+ और यहाँ से OH- निकल जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। और यहाँ से देखो माइनस और ये Na+ यहाँ पर, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया आपका। अब अगर आप देखो बेटा, तो पानी है और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेटा पानी और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रहे हो, मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाते हैं, रिएक्शन हमेशा फिजिबल होता है। नाउ अब RDS स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। तो देखना रिएक्टिविटी और रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बेटा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे कार्बेनाइन बन रहा है। अब होगा क्या यहाँ पर, देखिए ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, देखो CO2 बाहर गया। अब देखो CO2 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बेटे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। हमने कहा था ना कि मैकेनिज्म में आपको समझाएंगे, वो तो नेट रिएक्शन था, ओवरऑल रिएक्शन था, जहाँ पर आपको CO2 निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से देखिए CO2 निकल गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बन गया। अब जैसे कार्बेनाइन बना, ये पानी से क्या करेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, H+ ले लेगा, RH बना देगा और यहाँ OH- बाहर हो जाएगा। बताओ बेटे, मैकेनिज्म समझ में आएगी। आगे देखें, अब होता क्या है बेटा कि जो यहाँ पर CO2 निकला, ये CO2 अगर ये R- के साथ रिएक्ट कर जाए तो बेटा ये तो बैकवर्ड चली जाएगी, तो रिएक्शन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी फिर तो। और या फिर अगर जाएगी भी थोड़ा बहुत तो इसका यील्ड बहुत कम होगा, प्रोडक्ट का यील्ड बहुत कम होगा, लेकिन बहुत कम बन पाएगी। यानी जो CO2 है यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर कर गया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। सो CO2 मस्ट बी स्केप्ड आउट, या फिर ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये खत्म हो जाए, यहाँ से निपट जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ये कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर जाए वो कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। समझिएगा 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 बात को। और CO3 क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, सेटल डाउन हो जाए, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, यहाँ पर डिक्रीज होने लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू लिजेट रिएक्शन और फॉरवर्ड जाने लगेगा, और ये इसके साथ रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि CO2 कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड जाने लगेगा। इसलिए CO2 का कंज्यूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि CO2 रह गया तो इसके साथ रिएक्ट करके इधर जाने लगेगा। तो वो चीज़ मैंने देखो यहाँ पर दिखाई है क्या, कि CO2 मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। हियर CO2 इज रिमूव्ड, CO2 रिमूव हो गया, रिएक्शन आराम से चलती जाएगी। अगर CO2 रिमूव नहीं होता तो ये R- जो था यहाँ पर, इसके साथ ये CO2 रिएक्ट करता, देखिए कैसे, देखिए ये CO2 है, ऐसे टूटा यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस यहाँ प्लस है, R यहाँ पर R- यहाँ प्लस पर अटैक कर गया, देखिए RCO- बना दिया, कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया। तो ये देखिए वापस चले गए हम, देखिए इस R- और CO2 का रिएक्शन हो गया, देखिए वापस ये बन गया। जब वापस जाने लोगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो CO2 यहाँ से उड़ना निकलना चाहिए, निपटना चाहिए, इसका काम खत्म होना चाहिए। दैट्स वाई CO2 का यहाँ पर रोल। सो एंड रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अगर ये रिएक्शन के साथ कर जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, एंड वी विल गेट रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। हमें रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं बेटे। एक तो ये चीज़ समझ में आती है। ये जो होता है यहाँ पर बेटा, ये उतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड के रोल का, अभी आपको समझाएंगे हम कि एक्चुअली में यहाँ पर, क्योंकि जब आप ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हो बेटे तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी कैल्शियम कार्बोनेट नजर नहीं आ रहा, वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नजर आ रहा है। तो एक एस्पेक्ट है छोटा सा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट क्या मेजर एस्पेक्ट हो सकता है इस कैल्शियम ऑक्साइड का, वो हम समझेंगे अभी। देखिए क्या हुआ, तो अब देखिए RCOH था, NaOH है ना, सोडा मिक्सचर साथ हीट किया तो RH बन गया। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आपको पता ही क्या होने वाला है कि पहले स्टेप में ये आप सोडियम सॉल्ट बना लेगा, और फिर RDS में आएगा तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा और कार्बेनाइन बन जाएगा। और जिसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा, चूंकि कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी आपका ये होता है, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। उसके बाद फिर R-HOH के साथ रिएक्ट करके RH बना देगा। और अगर यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा। कैसे जाएगा, कार्बेनाइन पे कार्बेनाइन वाले कार्बन पर अगर ये कार्बेनाइन है और अगर यहाँ से अगर प्रोडक्ट बना रहा है और इसी R पर जहाँ पर माइनस चार्ज था जो कार्बेनाइन था, अगर वो R कायरल सेंटर बन जा रहा है, देन प्रोडक्ट विल बी रेसमिक मिक्सचर। जैसे कि देखें यहाँ पर, अगर इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ से बेटा CO2 निकाल दिया यहाँ से, तो क्या यहाँ पे कार्बेनाइन बन जाएगा, फिर पानी से यहाँ पे H अटैक कर जाएगा, देखिए H अटैक कर गया। तो अब जैसे देखो यहाँ पर ये हटा CO तो यहाँ पर माइनस आया कि नहीं, जहाँ पे CO होगा उसके जस्ट बगल कार्बन पे कार्बेनाइन बनेगा, ध्यान रखना। और अगर वो प्रोडक्ट बनने पर कायरल हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर HOH से जब H+ लेगा तो देखो यहाँ पर है, और देखो ये कायरल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो बेटा इसका एक R फॉर्म भी बन सकता है, इसका एक S फॉर्म भी बन सकता है। सो इट फॉर्म्स पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स या रेसमिक मिक्सचर या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स मिलेगा।
बट कब, जब ये जो कार्बन आयन यहाँ पर बन रहा है, अगर प्रोडक्ट बनाते समय H को लेते टाइम पे अगर वो कैरल हो जा रहा है, कौन सा, वो कार्बन आयन जो बन रहा है, अगर वो कैरल हो जा रहा है तो आपको पेयर ऑफ कैल्शियम मिलेगा। इस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को समझना, गड़बड़ होती है यहाँ पे। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे है। पहले रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन सोडा लाइम प्रोसेस, पहले ये समझते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ आपके सामने है, ये मैंने आपको बताया अभी। मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या है वो जरा देखिए। मोर करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है बेटे कैल्शियम ऑक्साइड का, वो ये है कुछ तरह का। इन सोल्यूशन NaOH ऑल्सो प्रेजेंट, सोल्यूशन में आपने NaOH तो लिया ही था, NaOH प्रेजेंट है। और बेटा ये आपका बेस है ना। एक्चुअली में देखा क्या होता है, और CO2 गैस निकली तो CO2 आपको पता है एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन ये हो कि ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा बेटे, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट बेसिकली जो मेजर होगा, जो मेन होगा, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, नॉट COCO3। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई भी करता है, क्योंकि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई नहीं होगा तो बेटा जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे वो नहीं बनता है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NaOH का रिएक्शन करा रहे हो तो NaOH मस्ट बी ड्राई, तभी वो RCOONA बनाएगा, अदरवाइज वो RCONA नहीं बनाएगा अगर मॉइस्चर होगा, ड्राई नहीं होगा तो। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी ड्राई टू फॉर्म RCONA, और जब RCONA बनेगा तभी आपका CO2 निकलेगा और कार्बन आयन बनेगा। ये शायद मैकेनिज्म आपके माइंड में अगर है तो बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो बाय प्रोडक्ट एक्चुअली में अगर आपसे मोर करेक्टली पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, आप क्या बोलोगे सोडियम। इस केस में भी क्या हो रहा है कि CO2 बेटा निपट जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जब CO2 निपट जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो भैया हमें यही तो चाहिए था, ये जो CO2 है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना दे रहा है। तो बेटा यहाँ से भी ये खत्म हो जा रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, इनकी आपस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी और हमें अच्छा यील्ड प्रोडक्ट का मिलेगा। सो दिस मोर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। चलिए तो यहाँ पर यही चीज़ बना, व्हाट इज द नीड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बी ड्राई। तो अगर NaOH ड्राई नहीं होगा देन जो RCONA है ये बनेगा नहीं। तो RCOH के साथ जब NaOH ड्राई का रिएक्शन होता है बेटे तभी आपका RCO बनता है, और ये ड्राई कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको ड्राई करता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तो जितने इसके अंदर मॉइस्चर्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ इस तरह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड प्लस वाटर एंड दिस बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देता है, तो ये ड्राई कर देता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इफ NaOH इज नॉट ड्राई, नो फॉर्मेशन ऑफ RCONA, ये बनेगा ही नहीं, इट विल बी RCOH ही रहेगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो इसके आगे हमने क्या बनाया था, याद करो, कार्बन आयन बनाया था और CO2 निकाला था बाहर, तो कार्बन आयन भी नहीं बनेगा, है ना। सो CO2 विल नॉट रिलीज एंड नो फॉर्मेशन ऑफ R-, ना CO2 रिलीज होगा, तो इसलिए NaOH मस्ट बी ड्राई, दैट्स व्हाई NaOH मस्ट बी ड्राई। बोलो बेटा क्या यहाँ तक बात समझ में आती है क्या, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आती है क्या बेटे, बोलो। तो रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली क्या है वो समझ में आ गया क्या आपको। अब देखिए नाउ इन्वर्जन और फ्लिपिंग ऑफ कार्बन आयन एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस, जरा देखिएगा और तगड़े से बात को ध्यान से समझिएगा। इन्वर्जन या फ्लिपिंग की बात अगर हम करें, जैसे हमने एमाइन इन्वर्जन की बात ऑलरेडी पहले कर रखी, जोशी में भी बता रखा है और कई जगह बता रखा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स बताओ क्या क्या है, तो बताओगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है ना, ये आपका कार्बन है और ये आपका नाइट्रोजन है। अमाइन इन्वर्जन में जैसे अमोनिया होता है बेटे, आपको पता है ना, ये अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप को इन्वर्ट करता रहता है कुछ इस तरह से, इसको आप अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हो, इस तरह से। और इसका बीच में जो एक ट्रांजिशन स्टेट आता है वो कुछ देखो, यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है, बट ये इन्वर्ट होता जा रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं अमाइन इन्वर्जन। इसके बीच में जो आता है वो रहता है कुछ इस तरह से H, और यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, और इसका जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में चला जाता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लानर बनता है। और उसके बाद फिर ये इधर आता है, फिर ये बनता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर से ये इधर आता है, ये बनता है, फिर ये इधर जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अमाइन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब चूंकि कार्बन और नाइट्रोजन बेटा एक ही पीरियड में है, सेकंड पीरियड में ही है, तो बेटा आपको पता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, अगर सेकंड पीरियड में सेल कितनी होंगी, 2 ही सेल होंगी, सेल टोटल 2 होंगी, चाहे आप कार्बन पर चाहे नाइट्रोजन, तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर नाइट्रोजन फ्लिपिंग हो सकती है तो बेटा कार्बन फ्लिपिंग भी हो सकती है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो फ्लिप किया, तो कार्बन के पास भी अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो भी फ्लिप कर सकता है, यानी कार्बन आयन का भी आपका फ्लिपिंग हो सकता है। देखिएगा रेशमी मिक्सचर कैसे बनता है वो बात अभी करेंगे, पहले फ्लिपिंग समझते हैं। इट फॉर्म्स रेशमी मिक्सचर,
जो भी रिएक्शन हमने कराया था, अगर कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है प्रोडक्ट में पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, कैसे देखो ये कार्बन आयन है बेटे, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या होगा, इन्वर्जन, देखो इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। अब होता क्या कि अब यहाँ पर पानी से H+ अटैक कराते हो तो H+ ऊपर से भी अटैक कर सकता है, H+ नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर ऊपर से अटैक किया तो अगर R बनेगा, तो नीचे से अटैक किया तो इन्वर्जन होगा तो S बनेगा। तो एक R भी बन सकता है, एक S भी बन सकता है, एक ऊपर से अटैक कर सकता है, एक नीचे से, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर अटैक मार सकता है इसको, H+ तो भाई सोल्यूशन में पड़ा हुआ है ना, जो जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर अटैक मार देगा, तो यहाँ भी चांसेस है, यहाँ भी चांसेस है अटैक मारने के H+ के। सो इसी को बोलते हैं फ्लिपिंग। सो फ्लिपिंग इन्वर्जन ऑफ कार्बन आयन लाइक इन अमाइन इन्वर्जन इन नाइट्रोजन, बिकॉज साइज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम, सो फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन आयन अकर्स, इसलिए फ्लिपिंग होता है। और चूंकि ऊपर से और नीचे से दोनों तरह से हो सकता है, तो एक R और दूसरा S बन सकता है, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन सकते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। बट पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बेटा हमेशा नहीं बनेगा। कब बन सकता है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगा, जब H+ अटैक कराओगे तो यहाँ पर सीधे सीधे CH4 बनेगा, और वहाँ पर क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा H+ यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो CH4 बनेगा बेटा, ये कायरल सेंटर है ही नहीं। तो जो कार्बन आयन है, अगर H+ अटैक करने के बाद अगर वो कायरल हो जा रहा है, देन देयर विल बी पेयर ऑफ इनैंशियोमर। ये तो मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि ये फ्लिपिंग कैसे होगा, इन्वर्जन कैसे होगा, ये आपने समझा, वो भी समझाते हैं आपको। देखिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, पानी पीते। चीज़ों को एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझें आप, ठीक है, और इन्जॉय करें। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर देखो हमने इसको 2 नाम दिए थे, इसको हमने ए दिया था जहाँ पर ऊपर में था, और इसको हमने बी दिया था जहाँ पर नीचे में था। वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। इन ए H+ अटैक फ्रॉम एबव एंड इन बी H+ अटैक फ्रॉम बिलो। सो इफ कायरल कार्बन ऑफ कार्बन आयन इन प्रोडक्ट, इफ कायरल कार्बन ऑफ कार्बन आयन, जो कार्बन आयन बना, अगर वो कार्बन आयन जिस कार्बन पे बना है, अगर वो कार्बन प्रोडक्ट में जाके कायरल है, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि इंटरकनेक्ट होते रहेंगे, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ऐसे करके। जैसे यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर CO लिया, अब तुरंत ये हटेगा तो यहाँ माइनस आएगा माइनस, और फिर इसमें H+ अटैक करेगा, H+। अब H+ जो अटैक करेगा बेटा, तो देखो यहाँ पर जैसे H+ अटैक करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे अटैक कर दिया, करा दिया, तो देखो ये चारों ग्रुप आ रहा है, कायरल सेंटर बन गया। अब H+ ऊपर से भी कर सकता था, नीचे से भी, यानी अगर राइट में है तो H+ लेफ्ट में भी हो सकता है। तो अगर एक R है तो दूसरा S बन जाएगा, तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा, या रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये दोनों आपस में मिलके ही सिस्टम को एक्सटर्नली दोनों मिलते हैं आपस में, क्योंकि अलग अलग मालिक्यूल है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसकी वजह से अगर एक R है तो दूसरा S है, अगर एक में क्लॉकवाइज रोटेशन तो दूसरा एंटी क्लॉक, तो नेट रोटेशन 0 हो जाता है, इसलिए ये मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो देखो यहाँ पर वही हो रहा है, देखो कार्बन आयन बना, ये कार्बन आयन बना। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस कार्बन आयन इज कायरल। देखो इसका जो प्रोडक्ट बनाया, तो जो कार्बन आयन है उसका प्रोडक्ट अगर कायरल है, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। कहानी समझ में आ गई होगी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए क्या है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स इंटरमीडिएट मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लानर। समझिएगा, इंटरमीडिएट जो है भाई क्या है, देखो अगर पेयर ऑफ इनैंशियोमर का मतलब क्या है, तो प्लानर अगर होगा तो प्लानर में क्या होता है, या तो ऊपर से अटैक कर देगा या नीचे से अटैक कर देगा। जैसे ये ट्रायंगल है बेटा, ये तो अभी देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो चूंकि ये प्लेन है तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर से करेगा R बन सकता है, सपोज नीचे से करे तो S बन सकता है, तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर के चांसेस हैं, रेसमाइजेशन की चांसेस है। लाइक क्लासिकल कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। So for formation of pair of enantiomer, intermediate must be sp2 hybridized or planar. Then possibility of reagent to attack from above the plane and below the plane, ऊपर से नीचे से. Then two product with the same structural formula will be formed and pair of enantiomer will be formed. And racemization may takes place. Compound may be optically inactive due to external compensation. चलो ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है भैया। आपका जो कार्बोकैटायन है, जैसे कार्बोकैटायन आपने इसे लिया, सपोज हमने कहा कि ये कार्बोकैटायन है बेटे, ये कार्बन है, इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर सपोज R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो तीनों ग्रुप अलग हैं, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कायरल सेंटर बन जाएगा, चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे, एक कार्बन बनेगा, एक S बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर बन जाएगा। कार्बोकैटायन की बात समझ में आती है। बट व्हाट अबाउट अल्कीन? अगर आप अल्कीन का सपोज हमने ये कहा डबल बॉन्ड CH2 है, कुछ इस तरह से ब्रोमिनेशन करा दें, हाइड्रोजनेशन करा दें CCl4 में, याद है ना आपको? तो यहाँ पर ये टूटता था और ब्रोमीन लगता था दोनों कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो इनकी क्या बात करें, क्योंकि यहाँ पर तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। चलिए अच्छा बात करते हैं, देखिए। बट इन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो बेटा यहाँ पर अल्कीन का अगर जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं,
अल्कीन का, ये मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में बताया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर क्या 3 सेंट्रल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है इस तरह से, देखो ब्रोमोनियम आयन बनता है यहाँ पर। तो ये बॉन्ड टूटता है और बीच में Br+ फंसता है जाके इस तरह से, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है यहाँ पर। अगर हेलोजन होगा तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बोलते हैं इसको। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक्चुअल में कार्ब कैटायन तो डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पे कोई एक्चुअल में तो कार्ब कैटायन डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या कि ये नॉन क्लासिकल यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो है ना, यहाँ पर अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन इधर खींचा तो यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यानी यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। देखो अगर ये बॉन्ड ऐसे इधर की तरफ देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसे समझो आप, तो इधर धक्का देगा तो यहाँ पर इधर पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस। तो पार्शियल चार्ज आने से नॉन क्लासिकल होता है, एक्चुअली प्लस चार्ज आने से क्लासिकल होता है। तो ये बना Br+। तो Br2 था बेटा, Br2 जनरेट होकर क्या देगा, Br+ दिया, Br+ यहाँ जाके फंस गया और एक का Br- बच गया। तो ये तो आपका ट्रांजिशन स्टेट आ गया, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, सॉरी। बट हियर हाइब्रिडेशन इज नॉट sp2। अगर आप यहाँ पर कार्बन पे देखो तो हाइब्रिडेशन sp2 नहीं sp3 है। कैसे देखो, इसका हाइड्रोजन को ऐसे लिख लो, तो 1 2 3 4 sp3 है, नॉट sp2। तो अभी तो आपने बोला था कि भाई sp2 होगा, प्लानर होगा, तभी आपका R&S बन सकता है, ऊपर और नीचे से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम कैसे समझें, तो समझाता हूँ। देखो कैसे, जब यहाँ पे Br आके फंसा तो Br बेटा नीचे से ही तो फंस सकता है आके, ये बॉन्ड टूट सकता है, और Br ऊपर से ही फंस सकता है। अगर Br नीचे से फंसा तो इस तरह का साइक्लिक फॉर्म आएगा, Br ऊपर से फंसा तो इस तरह का साइक्लिक फॉर्म आएगा, बस कहानी खत्म। तो अगर अब देखो, अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, अब ये Br ऊपर से यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये देखो Br एक नीचे एक ऊपर आ जाएगा, ये देखिए। और अगर ऐसा है तो यहाँ से Br बने जैसे टूटा ये बॉन्ड, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, Br नीचे से अटैक कर जाएगा, देखिए नीचे से अटैक कर गया। अब बेटा बताओ, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में एक, इसमें Br ऊपर है, इसमें Br नीचे है। तो अगर ये R है तो ये S होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो बेटा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाइए, साइक्लिक sp3 होने के बाद भी, तो ये नीचे से ही तो बन सकता था, ऊपर से ही बन सकता था। अगर नीचे से बनेगा तो Br ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और Br यहाँ से अटैक करके यहाँ पे Br लग जाएगा। और अगर ये इस तरह का बना हुआ है तो यहाँ टूटा, माइनस यहाँ प्लस आया और Br नीचे अटैक कर जाएगा। तो देखिए, तो बेटा एक देखो एबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऊपर अगर एक नीचे, या एक लेफ्ट में तो एक राइट में होगा, मीन्स पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनता है। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बने, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर and they are pair of enantiomer and they are racemic mixtures. So they are mirror image to each other. So pair of enantiomers will be formed and racemization या racemic mixture will be formed and optically inactive due to external compensation के लिए। तो sp3 होने के बाद भी इसका ये रीजन था कि इस तरह से R&S बनाता है। चलिए क्लियर है बात आपको। कार्बोनाइन की बात करें तो कार्बोनाइन में भी देखो 1 2 3 और बेटा यहाँ पर तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो सम 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। प्लानर नहीं है ये, प्लानर नहीं है। बट इसमें इन्वर्जन की वजह से आप बोल सकते हो कि भैया इस केस में जैसे अमाइन इन्वर्जन होता है तो यहाँ पे कार्बोनाइन का इन्वर्जन होने लगेगा। तो इन्वर्जन होगा तो एक अबव द प्लेन H+ अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा बिलो द प्लेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर R&S बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि sp2 होना एकदम जरूरी नहीं था। sp2 होगा तो ठीक है, ऊपर नीचे से अटैक करेगा ही करेगा। बट जब हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन की बात की तो वहाँ पर आपको साइक्लिक हेलोनियम आयन जो बना था वो ऊपर भी बन सकता था, साइक्लिक हेलोनियम आयन नीचे भी बन सकता था, तो ऊपर से नीचे से भी अटैक हो सकता था। और यहाँ पर अगर हम कार्बोनाइन की बात करें तो यहाँ भी sp3 है, यहाँ पर R&S कैसे बना ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इन्वर्जन की वजह से बना। अगर इन्वर्जन नहीं होता तो फिर बेटा नहीं बन सकता था। सो 2 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इफ वन इज R देन अनदर विल बी S। एक 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अगर एक R होगा, अगर ऊपर से अटैक किया, एक दूसरा नीचे से अटैक करेगा, तो एक R बनेगा तो दूसरा S बनेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट बनेगा। एंड पेयर ऑफ इनैंशियोमर या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आप तगड़े से समझ गए होंगे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त और गर्दा तरीके से कोशिश की बेटा मैंने समझाने की कि आप माइंड में, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपके माइंड में डालने की कोशिश किया कि आप ये हमेशा बेटा मत समझो कि sp2 होगा तभी रेसमाइजेशन हो सकता है, तभी आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन सकता है, एक R बनेगा तो दूसरा S बन सकता है, प्लानर। हाँ ठीक है, वो क्लासिकल कार्ब कैटायन में था। बट नॉन क्लासिकल कार्ब कैटायन जहाँ पर अल्कीन की बात आती है वहाँ पर साइक्लिक का आपने देखा। कार्बोनाइन की बात करें तो यहाँ पर sp3 फिर भी यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एमाइन इन्वर्जन हो रहा है। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे अटैक कर सकता है। तो ये रीजन आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की, राइट। ओके नाउ तो अब नोट में देखो एक चीज़ समझ लेना तगड़े से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस फिर आप अच्छे से कर पाओगे। रेसिमिक मिक्सचर और पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ कार्बन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू प्रोड्यूस्ड कार्बोनाइन इज कायरल। जो कार्बोनाइन जनरेट हुआ था, जब आप यहाँ पे H+ का अटैक करा रहे थे, तो जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट में यही वाला कार्बोनाइन वाला जो कार्बन है प्रोडक्ट में जाके अगर ये कायरल हो जा रहा है तभी पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये कहने का मतलब है। So racemic mixture or pair of enantiomers optically inactive mixture will only be formed if carbon of product due to produced carbonyl is chiral. Clear? Racemic mixture or pair of enantiomers will not be formed if carbon of product due to produced carbonyl is not chiral.
ड्यू टू प्रोड्यूस्ड कार्बन। तो जो कार्बनाइन बन रहा है जब वो कार्बन प्रोडक्ट में देख रहे हो, अगर वो कार्बन प्रोडक्ट में कायरल है देन देयर विल बी रेशनिंग मिक्सचर और पेयर ऑफ एनांटियोमर्स। समझना, तो इस चीज़ का हम क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन ऑन सोडालाइम प्रोसेस, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट सब बना के देखेंगे तगड़े से। तो आप इस बात को बेटा समझना, ठीक है। देखिएगा क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब आप मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से देखें कार्बनाइन कौन से कार्बन में बन रहा है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ ली तो बात क्लियर एकदम समझ में आ जाएगी आपको। देखो जैसे देखो यहाँ से निकला तो माइनस यहाँ पे आया। अब अगर आप यहाँ से H+ का अटैक करा दो, यहाँ पे अगर आप H+ का अटैक करा दो तो कराओ H+, तो CH2 CH3 हो जाएगा। ये देखिए, अब देखना कहने मैं क्या समझाना चाह रहा था, जरा देखिए CHH जो पहले से था मैं उसकी बात ही नहीं करनी। क्या ये कार्बनाइन बना यहाँ पर, जरा देखिए आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए थे, देखिए ये वाला, ये निकला यहाँ से, ये बना, ये देखिए। जब आपने इस पर H+ का बेटे अटैक करा है तो ये क्या बन रहा है, देखिए CH3 CHD और CHH। अभी जो मैंने नोट लिखा है उसका मतलब समझाता हूँ। ये H+ यहाँ अटैक कर गया, ये बन गया है ना। अगर यहाँ पे इन्वर्जन की बात करते तो एक ऊपर और एक नीचे होता, कोई दिक्कत नहीं, तो एक ऊपर भी लग सकता है नीचे भी। बट ये जो कार्बनाइन है बेटा यही वाला है ना। हमने आपको क्या बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कार्बनाइन वाला कार्बन ये वाला है ना। क्या ये कायरल है? आपको कायरल दूसरा कार्बन नहीं देखना, आपको वो कार्बन देखना जो कार्बनाइन से बन रहा है प्रोडक्ट में। तो क्या ये कायरल है? नो, नॉट कायरल। सो नॉट कायरल सेंटर, नॉट कायरल सेंटर। तो यहाँ पर पेयर ऑफ एनांटियोमर नहीं बनेगा, रेशनल मिक्सचर नहीं बनेगा। क्यों बेटा, क्यों पता है क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नो डाउट यहाँ पर आपका कार्बनाइन में जो है इन्वर्जन होगा, कार्बनाइन में इन्वर्जन होगा। एक ऊपर आ सकता है, एक नीचे आ सकता है। अरे भैया ऊपर आए या नीचे आए, मान लो आपने इन्वर्जन कराया, पहले वाले में आपको यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया, दूसरे वाले में आपका नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो एक प्रोडक्ट ऊपर वाला, एक नीचे वाला। भैया तो वो तो एक ही प्रोडक्ट होगा ना। क्यों? क्या यहाँ पे CH3 एक ही प्रोडक्ट होगा भाई। यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है ही नहीं है ना बेटे। जब कोई कायरल सेंटर है ही नहीं तो यहाँ पे इसकी वजह से तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगा ना। तो इस वजह से बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज़, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि आपने कराया तो देखा है ना। अच्छा यहाँ पे D2 ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है, रुको, ये तो मैंने बताया आपको। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये हटाया तो यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे ही माइनस आएगा तो यहाँ पर पानी से D आ जाएगा, तो D यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अब इस वाले ये वाला कार्बन ये वाला है ना बेटे, देखो इस वाला मार्क करना, क्या ये कायरल है? इसके 2 सेम हाइड्रोजन हो गए, नो कायरल सेंटर। तो भैया कार्बनाइन वाला कार्बन अगर कायरल नहीं है तो फिर आपका पेयर ऑफ एनांटियोमर नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है इस कायरल सेंटर की वजह से, बट प्रोडक्ट सिंगल होगा, नो पेयर ऑफ एनांटियोमर। वाई रीजन आपको अभी बता ही दिया, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देखो, और मैंने इसको तगड़े से बना रखा है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। टेंशन वाली बात थोड़ी कोई है। देखिए, चेक करिए, आपको और अच्छे से देख लीजिए, देखना चाहते हो देखिए, समझिए बात को। ये है, देखिए ये निकला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकला बेटे, यहाँ पे D लगा था, यहाँ पे आप D2 कर रहे हो ना, D2 कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको D लेना पड़ेगा। थोड़ा सही कर दो इसको, CH2D, ठीक है। एक बार और देख लो, यहाँ पे था कार्बनाइन बना, प्रोडक्ट ड्यू टू दिस कार्बनाइन, यहाँ पर एक D लगा लो। चलिए अब ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। ये था, ये कार्बनाइन बना यहाँ पर, जैसे कार्बनाइन बना तो यहाँ पर इसका D अटैक कर जाएगा, CH2D बना देगा, 1 प्रोडक्ट। कैसे, जरा देखो, तो देखो यहाँ से बेटा ये निकल गया, निपट गया, यहाँ CH2 माइनस बना। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक और ये देखिए 2 हाइड्रोजन है। ओके, अब यहाँ पर ये कार्बनाइन ये बना। अब जैसे आप इसमें D2O कराओगे, DOD कराओगे बेटा, तो D+ यहाँ पे अटैक कर जाएगा, देखो D। ये सेंटर जो है बेटा कायरल बना ही नहीं आपका, और जब ये कायरल नहीं बना तो फिर आपका रेशनल मिक्सचर या पेयर ऑफ एनांटियोमर नहीं बनेगी। तो बता रहा हूँ, ये तो तब से बता रहा हूँ बेटे आपको। सो एट दिस कार्बन फ्लिपिंग अकर्स, इस कार्बन पे फ्लिपिंग तो होगा बेटे। भैया एक अगर प्रोडक्ट ये बन रहा है तो दूसरा ये बन सकता है, बना दूँ मैं आपको, तो बोलोगे सर क्या करते हैं जनाब आप। चलो करा लो फ्लिपिंग इसका, ये लीजिए, हो गया। अब DOD करा लो, चलो DOD भी करा देते हैं दोनों में, प्लस माइनस, देखिए क्या, CH3 CHD C, इसमें क्या था बेटे, देखो क्या H है ना, यहाँ पर एक था, एक यहाँ पर था, तो D यहाँ आ जाएगा, और दूसरे वाले में जो यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, जरा देखो, CH3 CH
डी, और यहाँ पर देखो दोनों एच ऊपर हैं और डी यहाँ आ जाएगा। इस डी के ऊपर और नीचे आने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या बेटे? ये तो कायरल है ही नहीं है कार्बन, ये कार्बन तो कायरल है ही नहीं ना बेटे। तो ये दोनों सेम है, सेम प्रोडक्ट हैं, ये दोनों सेम है। तो इसको ये और करके लिखो, ये एक ही बात है बेटे, दोनों प्लस नहीं है यहाँ पर, एक ही बात है, तो कोई अंतर ही नहीं। हाँ, अब ये चूंकि पहले से ही कायरल यहाँ पर है, देखो कार्बन एक, ये अलग ये अलग ये अलग, देखो ये अलग ये अलग ये अलग, ये चूंकि ये पहले से ही कायरल, बट यहाँ पर कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, एक्टिविटी तो आपको यहाँ पे हो रही है, ए बाबा बिलो वाली, यहाँ तो कोई तो ये जैसा था ये वैसे ही रहेगा। अगर ये यहाँ पे आर था तो ये बेटा यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बट पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर अगर ये कायरल सेंटर बन जाता तो एक ऊपर अटैक करने से और एक नीचे अटैक करने से, अगर एक आर बनता तो दूसरा एस बनता, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनता। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। चलो देख लें आपका। एट दिस कार्बन फ्लिपिंग अकर्स, इस कार्बन फ्लिपिंग तो होगा बट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइन इज नॉट कायरल। ये वाला जो प्रोडक्ट कार्बोनाइन का वो कायरल नहीं बना, देखो। सो नो पेयर ऑफ इनैंशियोमर विल बी फॉर्म्ड, बट एक्चुअली वन कायरल सेंटर इज इनिशियली प्रेजेंट, पहले से ये कायरल सेंटर प्रेजेंट था, पहले से। देखो ये वाला सेंटर तो है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट कायरल सेंटर कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट प्रोडक्ट इज ओनली वन। तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, बट इस कायरल सेंटर चूंकि पहले भी ऑप्टिकली एक्टिव था और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे तो वापस इधर आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, समझ गए आप बात को? आगे देखें। अब ये है, जैसे जरा देखिएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे, अब जरा इसे समझना, यहाँ से इसको हटाया तो यहाँ माइनस आया, जैसे इस पर माइनस आया फ्लिपिंग वगैरह होगा। और अगर सपोज आपका पानी है, HOH है, तो H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, और जैसे H अटैक करेगा तो यहाँ पर एक H लग जाएगा, सीधे ऐसे लिखूँ, यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ये कायरल सेंटर बन गया, कायरल सेंटर बन गया बेटे। तो अगर ये कायरल सेंटर बन गया, अच्छा यहाँ पर ऊपर वाले में कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? बट ऊपर वाला भी कायरल सेंटर है, जरा देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ऊपर वाला भी कायरल सेंटर है। इसको हम ऐसे समझें, अगर ऐसे समझें कि ऊपर वाला जो है, उस ऊपर वाले में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, PHHD CH3D, और यहाँ पर अगर H लगे, ये आ गया, ठीक है, PHHD है ना। यहाँ पर CH3 और D है, और यहाँ पर एक H आ जा रहा है, यहाँ पर एक H। अच्छा, ये वाला तो एकदम फिक्स है, यानी अगर ये आ रहा है तो यार ही होगा। अब यहाँ पर देखो, बड़ा तगड़ी चीज़ आएगी, समझिएगा। या अगर ऐसे तो ऐसे, जो भी ऊपर वाला होगा, अगर मान लो ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, बट नीचे वाले में चूँकि यहाँ पे कार्बोनाइन पे फ्लिपिंग होगा, इन्वर्जन होगा बेटा, तो इसमें से अगर एक, सपोज ये CH3 है, जरा समझना बेटा, है ना, CH3 है और D इधर, H इधर, ऐसे है ना। देखो अलग अलग पोजीशन क्या है, एवा प्लेन या ब्लू प्लेन करके। तो अगर यहाँ पर देखो क्या है ना बेटे, कि अगर लेट में बोल रहा हूँ, अगर ये R होगा तो कन्फर्म ये वाला S बनेगा, यानी इसका कॉन्फिगरेशन ऊपर अलग SR है, तो इसका आपका SS होगा। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, बट इन दैट केस चूंकि इसमें एक पहले से कायरल सेंटर प्रेजेंट था और जो दूसरा कायरल सेंटर बन रहा है उसमें एक R बनेगा, SS बनेगा, तो इनका कॉन्फिगरेशन कुछ इस तरह का होगा। तो ये क्वेश्चन इतना तगड़ा है, समझना बात को। यहाँ पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बना, यहाँ पर आपका पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स बना, क्योंकि पेयर ऑफ इनैंशियोमर कब हो सकता था? जब आपका SR से क्या हो जाता, कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाता, क्या हो जाता, RS हो जाता, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर होता। बट यहाँ पर SR से SS हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स बनेगा, पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स। ये सब आप देखें आइसोमेरिज्म में बहुत बढ़िया तरह से। तो ये ऐसा तो हो नहीं रहा है ये, तो ये इनैंशियोमर, यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं होगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं होगा, नो पेयर ऑफ इनैंशियोमर। हाँ, अगर ये कायरल सेंटर नहीं होता, पहले से प्रेजेंट नहीं होता, और फिर ये बनता, तो एक R बनता, एक S बनता, ये कायरल सेंटर ऊपर था ही नहीं, ये की वजह से कोई फर्क, तो एक R और एक S बनता है, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो मैं एक सिंगल, मतलब मैं वो क्या बात कर रहा हूँ, पेयर ऑफ इनैंशियोमर की बात मैं कब कर रहा हूँ कि पेयर ऑफ इनैंशियोमर कब बन सकता है? तब बन सकता है जब पहले से इनिशियली कायरल सेंटर प्रेजेंट ना हो, और उसके बाद फिर जो कार्बन पर कार्बोनाइन बन रहा है, अगर उसका उस कार्बन का प्रोडक्ट कायरल बन जा रहा है, देन पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनेगा। अगर ये नहीं होता तो पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनता, चूंकि ये था तो इस पर तो कुछ हो नहीं रहा था, तो बेटा ये तो फिक्स है। बट इसमें जब फ्लिपिंग हुआ तो एक R बना, एक S बना, कॉन्फिगरेशन कुछ ही आया, इसलिए पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर्स बना। सो मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, ये सही है। मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यस। अब चूंकि पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बना, पेयर ऑफ डाइस्टेरोमर बना, तो ये मिक्सचर जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला है नीचे, है ना। हाँ, अगर पेयर ऑफ इनैंशियोमर बनता है, इसमें मिक्सचर बनता है, तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये देखिए जरा यहाँ पर ये है।
तो पेयर ऑफ, देखिए सब कहानी समझा दी। देखो पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स विल बी फॉर्म्ड ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स। तो अगर ये एस था तो यहाँ पर एस ही रहेगा। देखो यहाँ से हटा, यहाँ पे कार्बन आयन माइनस आया। अब देखो क्या है, हियर फ्लिपिंग टेक्स प्लेस, यहाँ फ्लिपिंग होगा तो हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे नहीं आएगा, एक बाबा एक बिलो आएगा। तो जरा देखो, एक में तो चलो हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, इसी जगह पे लगा दिया, दूसरे में हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। तो अगर एक ये एस था तो ये एस रहेगा, और अगर ये एस है तो ये आर होगा हमेशा। अगर ये आर है तो ये एस होगा। तो ये एस एस से एस आर हो जा रहा है। मतलब अगर ये एस एस से आर आर हो जाता, जरा समझो, तो ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर होता। बट ये एस एस से एस आर हो जा रहा है, सो इज पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। ये मैं बता चुका हूँ कैसे पहचानोगे आप, देख लो जरा एक बार अच्छे से। होमोमर्स जो होते हैं वो कैसे पहचानते हैं हम लोग, कि अगर आर आर से आर आर सेम रहे, एस आर से एस आर ही रहे, या एस एस से एस एस ही रहे, तो होमोमर्स होता है। इनैंशियोमर्स पेयर का क्या होता है, इनैंशियोमरिक पेयर कब बनते हैं, जब जो भी आपका कॉन्फिगरेशन जस्ट इन्वर्ट हो जाए, आर आर से एस एस हो जाए। मतलब आर एस हो जाए, एस आर हो जाए। जैसे आर एस है तो देखो आर को एस कर दो, एस को आर कर दो, जस्ट उल्टा हो जाए। जैसे एस एस होता तो आर आर, या आर एस आर होता तो क्या होता, एस आर एस होता। तो ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर होता है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रेस्ट जो होते हैं वो आपके पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स होते हैं, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। तो बेटा बताओ, एस एस से एस आर, एस एस से एस आर, तो एस एस से एस आर क्या ये बेटा होमोमर है, नहीं है। एस एस होता तो होमोमर होता। क्या ये इनैंशियोमर है, नहीं है। एस एस से आर आर होता तो इनैंशियोमर होता। इसका मतलब ये क्या है, डायस्टेरियोमर। अब समझे बात, कुछ इस तरह से बनता है। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझे बेटे, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी है। मतलब गर्दा चीज़ें हैं कि नहीं चीज़ें बेटा, आप बताओ मुझे। आप ये सारी चीज़ें मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप देखिए आप जरा किस तरह से, क्या अंदाज में चीज़ें चल रही हैं। चलिए अब जरा बताना मुझे बेटा, यहाँ तो हमें समझ में आता है कि पहले से कैरल सेंटर प्रेजेंट है, ओके। अब यहाँ से ये निकला तो क्या यहाँ पे माइनस आएगा, यस आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे एक्स प्लस अटैक कर जाएगा तो ये बना देगा। बट बेटा यहाँ पर ये कैरल जनरेट हुआ ही नहीं, देखो दो सेम आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा कैरल। और देखो यहाँ पर चूंकि पहले से एक कैरल से, हाँ अब समझो, अगर यहाँ पर ये कैरल सेंटर जनरेट हो जाता तो यहाँ पर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स बन जाता कि नहीं बन जाता। बट यहाँ पर कैरल सेंटर जनरेट ही नहीं हो रहा है, और ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो अगर ये आर है तो आर ही रहेगा, मतलब ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यानी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एंड दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे कैरल सेंटर एक है। सो हियर प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बोनाइन इज नॉट कैरल, सो ए एंड विल बी आइडेंटिकल, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट एज ए ड्राइंग एजेंट, इट मेक्स NaOH ड्राई। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और समझो, बीटा कीटो एसिड्स, बहुत बढ़िया चीज़ समझो। बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं, देखो ये COH है ना बेटे, ये तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे कीटो लगा, एसिड है, बीटा कीटो एसिड। जब आप यहाँ से इसका डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो ये निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, देखो ये माइनस आ गया, और माइनस सिंगल डबल हो जा रहा है। मतलब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो कार्बोनाइन बन रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट डिकार्बोक्सिलेशन में, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है। किस में हो जा रहा है, बीटा कीटो एसिड में, इसलिए इनका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बहुत तगड़ा होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं उनका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन वेरी फास्ट होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो इफ बीटा कीटो एसिड इज ओनली हीटेड, हीट किया केवल बीटा कीटो एसिड को अगर हम हीट करें तो बेटा बताओ यहाँ से ये निकल जाएगा यूजिंग NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये निकला, और यहाँ पे H आ जाएगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, देखिए CH3 आ गया, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट समझ रहे हो कैसे बना, ये हटा यहाँ से H आके अटैक कर दिया, CH3 बना दिया, बिकॉज इट डिकार्बोक्सिलेशन इज सो फास्ट ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसका जो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है वो बहुत ही फास्ट होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो अगर हम इसको केवल हीट कर दें तब भी ये बना देगा, केवल और केवल, मतलब अगर हम इसका ना भी यूज़ करें उसको हीट कर दें तब भी ये बना देगा, बिकॉज इसका जो कार्बोनाइन बनेगा दैट विल बी वेरी वेरी स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइन। चलिए ये बात भी समझ में आती है आपको। अब बेटा आप बनाओ ना, मतलब ये D है, H है, A एंड B, अभी तो बताया था बेटे। चलो फिर भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। ये पहले से ही कह रहे हैं, लेट दिस इज R। अब A और B दो बन रहे हैं, D2 ले रहे हैं, ओहो गुड गुड गुड, D2 ले रहे हैं। तो यहाँ से CO निकल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, D अटैक कर जाएगा। अब यहाँ पर फ्लिपिंग की वजह से समझिएगा बात, यहाँ पर D अटैक कर जाएगा और यहाँ पर H रहेगा, D अटैक कर जाएगा और H पहले से था। अब अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री, देखो क्या है, तो D बेटा एबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, फ्लिपिंग होगा कि नहीं होगा, और बिलो भी कर सकता है। तो अगर इसमें D एक में ब्रोकन है, बिलो द प्लेन है, तो दूसरे में डार्क होगा। अब समझिएगा, ये ऊपर वाला तो फिक्स था RR,
ये आर फिर बेटा अगर नीचे वाला एक आर बनेगा तो दूसरा एस बनेगा, यानी ये आर आर से आर एस बन जा रहा है, आर आर से आर एस बन जा रहा है पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पीओएस आ जा रहा है और दो कायरल सेंटर हैं, इसलिए मीजो बने कंपाउंड। और यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो पीओएस नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्टिकली, तो मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बन जाएगा। सो हियर प्रोडक्ट ड्यू टू कार्बेनाइन इज कायरल, कार्बेनाइन की वजह से जो प्रोडक्ट बना, देखो यहाँ पर वो कायरल बन गया कि नहीं बन गया, देखो यहाँ पर डी लगा और ये कार्बेनाइन बन गया, सॉरी ये आपका कायरल बन गया और कायरल बन गया, तो बेटा फिर तो दो प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं। सो कायरल, so due to inversion of carbanion at that chiral center, two product will be formed with opposite configuration। सब तो कहानी समझ गए। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, आपको पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स बनेगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो क्या वही कुछ है, ए एंड बी आर डाइस्टेरियोमर्स, बिल्कुल सही है। ए एंड बी बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, नो, इसमें ए जो है वो आपका बीजो है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ, मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, एक तो मीजो है, तो मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट दूसरा वाला जो बी था वो एक्टिव होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा आपका, ए एंड सी। ठीक है, ओके। कंपेयर द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉलोइंग, अरे भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन चेक करो। तो ये तो देखो आपका बीटो कीटो एसिड है, तो अगर बीटा कीटो एसिड और कहीं है नहीं है तो इसका रेट तो सबसे ज़्यादा होगा, ये लीजिए रेजोनेंस स्टेबल है। अब इनकी बात करो तो कार्बेनाइन बना लो आप, इसका कार्बेनाइन बना लो बेटा। तो ये CO2 निकलेगा यहाँ कार्बेनाइन, ये CO2 निकलेगा यहाँ पे कार्बेनाइन, ये CO2 निकलेगा यहाँ पे कार्बेनाइन। ये आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, और ये आपका मिथाइल कार्बेनाइन है। तो जो सबसे कम क्राउड वाला होता है मिथाइल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बी आ जाएगा। फिर ये 1 डिग्री उससे ज़्यादा, उससे कम स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल, तो डी लास्ट में चला जाएगा। स्टेबिलिटी 1 2 3 होता है ना बेटे कार्बेनाइन का, इस तरह से। उसके पहले आपका मिथाइल कार्बेनाइन होता है, इस तरह से। सो दिस इज रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी बहुत तगड़े से आपको, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखो ये बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत तगड़े से बताने की कोशिश की है, सोडा लाइम प्रोसेस या सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, उसके क्वेश्चंस वगैरह तगड़े से समझाने की कोशिश की है मैंने। क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्या इन्वर्जन है, कब पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर्स, कब पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, कब ऑप्टिकली एक्टिव, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो आई होप बेटा कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा आपको इस सेशन में, और मुझे तो बहुत मजा आया। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और आज के सेशन में बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जी के साथ, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, मस्त कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन आप खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।